नहीं रहने दो, मत बंद करो, से कोई डिस्टर्ब करे, छोड़ दे रहने दो। हाँ बच्चों देखो, कल के क्लास में हम पढ़ा रहे थे आलो आधार चैप्टर से, तो इसमें एक प्रसंग आया था। लेखिका एक दिन तातुश से बात कर रही थी, तब तक एक कांड घटा। क्या कोई बता सकता है कि वह कांड क्या था, वह घटना क्या थी? खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं बताया जाता, सिस्टमेटिक तरीके से आंसर दिया जाता है। हाँ बोलो। उल्टी करके खा रहा था। बैठ जाओ। कोई भी चीज बताने के लिए थोड़ा सा मतलब भूमिका बांधी जाती है, ठीक है। आपको ये कहना चाहिए कि एक दिन बेबी हालदार जो तातुश से बात कर रही थी दिन में, तब तक कौन, सुमित दा था, कौन था वह, आया काम से इतना भूखा था कि वह हाथ धोया और बेबी हालदार से बोला भी नहीं कि खाना चाहिए। वह रसोई में पहुंच गया, बेबी हालदार थाली को धुल करके उसे पलट करके रखी थी, जिससे उसमें मिट्टी के कण आदि मिट्टी मक्खी न बैठे, गंदगी न हो। तो वह इतना भूख से आकुल था कि उठा और वैसे ही प्लेट लिया और उस पर सब्जी रख करके खाने लगा। तो थाली उल्टी थी, सब्जी उस पे से गिरना शुरू हो गई, और इस किए हुए अपने गलती पर वह खुद बखुद हंस रहा था। और लेखिका पहुंची, वह भी इतनी मतलब उसके मन में भी मनोरंजन का भाव पैदा हुआ, इतनी खुशी पैदा हुई, हास्य भाव की प्रतिपुष्टि हुई, वह भी हंसते हंसते पागल हो गई आकर के। तब ये बात तातुश से बताई। ये मैं कल पढ़ा रहा था ये प्रसंग, ठीक है। इसके आगे से देखो, हाँ, मैंने तातुश से पूछा रमणदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है। रमणदा था, ठीक है, सुमितदा नहीं था। रमणदा, जब रमणदा अकेले हंस रहा था अपने किए गए मूर्खतापूर्ण कार्यों को देख करके, तो तातुश से लेखिका पूछी कि रमणदा किससे बातें करके हंस रहा। तातुश बोले, और कौन है वहां? मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर मैं कमरे को देखने चली गई और देखा रमणदा है, हंसे ही जा रहा, उसकी हंसी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमणदा? वह कुछ न कह बस हंसता ही हंसता जा रहा है। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूं, मैं भी कितना अजीब इंसान हूं, कैसे खा रहा हूं, मेरे साथ क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। इस चीज को देख करके, मैं अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों को देख करके अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। वह भी सुनकर हंसने लगी। वह हम लोगों की तरह नहीं हंस क्या, मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमणदा ने बिना प्लेट की ओर देखे ही उल्टी प्लेट में खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते, उनकी हंसी अपनी ही तरह की थी, अपनी अवस्था के अनुसार थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो दोनों तो हंसना बंद कर दिए, लेकिन लेखिका की हंसी मान की नहीं हो रही है। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसते ही जाओगी? खाली हंसने से सब कुछ हो जाएगा? हंसने
से समय बर्बाद होता है, बस थोड़ा सा एंजॉय हो गया, हंसते ही रहोगी। यह देखकर तातुस बोले, बेबी क्या तुम हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से सब हो जाएगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे बंधु की चिट्ठी जो है कलकत्ता से आई पड़ी है, क्या आपको उसका जवाब नहीं देना है? मैंने कहा चिट्ठी, यह चिट्ठी मुझसे लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब तातुस के सगे जो बंधु थे कलकत्ता में, वह चिट्ठी तो लिख दिए थे लेखिका को, लेकिन आज कई महीने हो गए, लेखिका ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो तातुस ने कहा कि तुम्हारे नाम से जो चिट्ठी आई है उसका भी जवाब देना है कि नहीं तुमको? तो कहीं मुझे नहीं लिखने आता है। तो बोले लिखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, एक बार दो बार, तीसरी बार तो अच्छा हो जाएगा। तो कहा गया बेटा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हाँ, पत्थर। अभ्यास करते रहने से जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान बन सकता है। जैसे मुलायम रस्सी के बार बार आने जाने से सिल माने पत्थर की घिर्री पर क्या बन जाते हैं? निशान बन जाते हैं। तो तातुस ने भी समझाया कि अभी पहली बार तुमको झिझक लग रही है, तुम एक बार दो बार लिखोगी तो वो भी सही हो जाएगा। किसी को पत्र में सिस्टमैटिक तरीके से जवाब कैसे दिया जाता है, ये बात आपको पता चल जाएगा। देखो, हिंदी हमारी मदर टंग है, हमको कुछ भी लिखना होता है 10 लाइन हम बड़े आराम से लिख लेते हैं। किसी से कोई बात करना, किसी को पत्राचार करना है, अपना हाल चाल बताना है, और वही बेशक आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, बेशक आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, अगर मन की बात को 4 लाइन इंग्लिश में स्वच्छंद भाव से व्यक्त करना है तो कतई नहीं कर पाओगे। कर लेते हो? कर लेते हो? जितना आसानी हिंदी से कर लेते हो? थोड़ा झिझक होती है ना, थोड़ा झिझक होती है। थोड़ी देर तो आप लिखेंगे कि हम लिखें तो क्या लिखें, माथापच्ची करोगे। फिर वही प्रयास करते करते हम एक दिन अच्छा लिख लेते हैं, कोई भी चीज लिखना हो, बशर्ते लिखने का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए कहा गया है अनाभ्यासे विषम विद्या, अनाभ्यासे विषम विद्या। कितने ही आप पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर 6 महीने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बैठ जाओ तो वह पढ़ा लिखा सब क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है अनाभ्यासे, अगर आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वह विद्या आपके लिए हितकर नहीं होगी, नुकसानदेह हो जाएगी, आपके लिए विषम हो जाएगी। कोई चीज कितना अच्छा क्यों न पढ़ा दिया गया, अगर आप उसका रिवीजन बीच बीच में नहीं करेंगे तो वह चीज आपकी स्मृति से खो जाएगी। तो रिवीजन तो बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैथ साइंस सब्जेक्ट किस पे है? अभ्यास पे ही आधारित है। हाँ, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की मैथ तो बहुत हल्की फुल्की होती है। अरे क्या उसमें तो ही जोड़ना घटाना है, और क्या है। तो वही, अगर गलती कहीं करेंगी तो क्या अकाउंटेंसी किसी भी सब्जेक्ट में जब स्टार्टिंग वे में गलती कर दिए तो आप गलत रास्ते पे ही जाएंगे, आंसर गलत ही आएगा। हाँ, अच्छा नंबर मेहनत करोगे तभी उठेगा अकाउंटेंसी। बिजनेस में तो बहरहाल उठ जाता है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। वो भी इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। हम लोग भी पढ़ते थे बीएड में, तो अकाउंटेंसी के कुछ पार्ट मिलते थे, मोड, मीडियन, इकोनॉमिक्स के, सॉरी। तो हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट थे नहीं। अब कुछ लड़के नाम लेने पे ही वो सवाल सॉल्व करके रख देते थे, हम लोग वहाँ बैठे रह जाते थे, शर्म लगती थी, इतने एज के हो गए हम लोग को सवाल नहीं आ रहा। तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता था, रिटन भी आता था, तो हम लोग रिटन वाला ही करके किसी तरह से मुक्ति ले लिए। मैथ मेरी बहुत वीक थी और मैथ मैं 10th तक पढ़ के ही छोड़ दिया।
फिर भी आज भी हम लोग कंपटीशन का पेपर देते हैं तो सीटेट यूपी टेट देते हैं तो 30 में 14-15 क्वेश्चन तो हम सही कर ही ले जाते हैं। हल्का फुल्का मैथ भी आती है ऐसी कि एकदम बिल्कुल नहीं आती है। हम लोग भी मेंसुरेशन पूरा पढ़े थे, कराधान पढ़े थे, आयत वर्ग ये सब पढ़ा गया, बशर्ते थोड़ा सा यहाँ की मैथ टिपिकल है। हम लोगों की क्या थी? सिंपल मैथ्स। हाँ देखिए, मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। अब लेखिका के सामने एक समस्या आ गई, कही मैंने जीवन में तो किसी को चिट्ठी लिखी नहीं, यदि मैंने जीवन में लिखा भी है तो किसी के लिए क्या किया? प्रेम पत्र में कुछ लिख दिया। कुछ समझ में नहीं आता, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैंने तातुस से पूछा मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी, कि मैं उन्हें संबोधन में क्या बोलूंगी। सुनो जी, पहली समस्या आती है चिट्ठी लिखते समय, अगर वे व्यवहारिक रूप में लिखते हैं, पर्सनल लगाव के भी लिखते हैं, तो इसमें पहला चीज ये समस्या आती है कि हम उनको क्या कह के लिखें। दादा कहें, दादी कहें, भाई कहें, बहन कहें, प्रिय कहें, प्रिय कहें, क्या कहें, सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है। फिर हम दिमाग दौड़ाते हैं कि हमारे किस रिलेशन में लगते हैं, किस एज के हैं, दादा के एज के हैं कि भाई के एज के हैं, या हमारा क्या उनसे संबंध है, तब उसके बारे में हम लिखते हैं। तो लेखिका तो मालिक को तातुस कहती थी, तातुस माने बाबा। करे मैं उनको आखिर किस संबोधन से पुकारूंगी, क्या लिखूंगी। देखो कितना गलत लिखूंगी। उन्हें बोलकर तातुस बोले, या तुम्हारी, तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वो मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। कुछ भी संबोधन करो लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो मुझसे 1 साल बड़े हैं। अगर आप मुझे तातुस कहती हैं तो उन्हें भी कह सकती हैं। मैंने कहा मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू मतलब जेठ, बड़े, ज्येष्ठ, जो हमसे बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। और क्या एक शब्द में बोलते हैं जो बड़ा होता है? अग्रज बोलते हैं। बहुत अच्छे, बड़े भाई को अग्रज। अग्र माने आगे, ज माने उत्पन्न होने वाला, जो हमसे आगे उत्पन्न हुआ। अनुज माने बोलते हैं छोटे भाई को। अनु माने पीछे, ज माने उत्पन्न होने वाला। और इसी में आ टाप प्रत्यय लगा देंगे। एक संस्कृत में टाप प्रत्यय होती है, टाप प्रत्यय, हाँ, उसका आ जुड़ता है तो अनुजा हो जाएगा। अनुजा मीन्स छोटी बहन, अग्रजा मीन्स बड़ी बहन। तो ये भी बता रहे हैं कि कहे कि मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी। मैं चिट्ठी लिखने के फॉर्मेट को नहीं जानती थी। कहीं कि मैंने चिट्ठी कुछ लिखी थी तो भी प्रेम पत्र वगैरह लिखी थी, और कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा प्रिय बेबी। क्या लिखा? फिर उन्होंने जवाब दिया प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। तुम्हारी चिट्ठी मिली, मैं तुम्हें जवाब क्या दूं, इस बात को लेकर के काफी उलझन में रहा, और ये सोचते सोचते कई दिन व्यतीत हो गए। 4-5 दिन हुए। मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था, वहां बंगला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेजूं। मैं बंगला बाजार, वहां पे बाजार में गया था, बंगला साहित्य की पुस्तकें देखी, दिल तो मेरा यही हुआ कि सारी बाजार की पुस्तकें जो बंगला साहित्य की हैं खरीद करके आपके यहाँ पार्सल कर दूं, लेकिन ये संभव नहीं है। लोग वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे। किस तरह? मछली, जैसे मछली मड़ाव नहीं पड़ता है, भीड़ लग जाती है, उसी तरह। और मैं अवाक
हो देखता रहा था, देख ही रहा था, मैं चुपचाप देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया। जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और चिट्ठी के माध्यम से पता चला कि आपके जीवन परिचय का, आपकी डायरी का दूसरा खंड पूरा हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। मैं बहुत चिंतित हैं। कहा कि जो आपने लिखा कि हमारी रचना को लेकर के आप और हमारे तातुस काफ़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये बात वास्तव में सही है। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे, और रीजन क्या है कि तुम्हारी ये आत्मकथा, तुम्हारी ये डायरी कैसे पब्लिश्ड हो, कैसा इसका प्रकाशन हो। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खाचार पाखी कैसा लग रहा है। देखो, ये पाखिर खाचार पाख, ये उर्दू क्या नाम बंगला भाषा के शब्द हैं। तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे कामकाज कि एक देखो जो वहाँ की बंगला साहित्य की लेखिका थी आशा पूर्णा देवी, इनकी रचनाएं मिलती हैं। तो इन्होंने भी लिखा, तो कैसे लिखा, कहा कि तातुस ने आपको बताया होगा कि ये आशा पूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी। जब सब लोग सो जाते थे उन्होंने केवल बंगला ही पढ़ी थी और घर के बाहर भी वह बहुत कम निकलती थी। मैं और तातुस दोनों ही आशा पूर्णा की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते, जबकि हम उनकी कानी उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता जबकि हम में उनकी कानी उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तो ये कह रहा उदाहरण दे रहे हैं कि एक आशा पूर्णा देवी थी, वो भी घर की चारदीवारी के अंदर रह करके काम में से थोड़ा थोड़ा समय चुरा करके लिखती थी, और उनका हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर उनकी अपेक्षा देखा जाए तो हम लोग उनकी कानी उंगली के बराबर भी नहीं, पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर हैं। फिर भी डूबते को तिनके का सहारा, क्या कहा जाता है, डूबते को तिनके का सहारा, कि जो व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास पा करके चलने को तैयार हो जाए तो उसे थोड़ा सा आलंबन ही, थोड़ा सा सहारा ही उसके जीवन में बहुत सारी सफलता दिला सकता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तिनके का सहारा नहीं बल्कि पूरा सहयोग ही दे दिया जाता है, फिर भी वह आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, सारी फैसिलिटी रहने के बावजूद भी हाई स्कूल में लाएंगे 40%, 35%, 50%, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। क्यों? कि उनको जबरदस्ती किसी काम को बाय फोर्स करवाना किसी से, ये अच्छा नहीं होता है। बाय फोर्स हमसे कितना करवाओगे? अगर हमारी पढ़ाने की इच्छा नहीं है तो बाय फोर्स आप कितना ही वहीं कुर्सी लगा के बैठे रहिए, जो मेरी अंतरात्मा जब कहेगी पढ़ाने के लिए, जो चीज़ पढ़ा दूंगा, जो बोल दूंगा, वह प्रेशर में आकर के कभी नहीं कर पाऊंगा। तो अपने अंदर जब करने की ललक होती है, करने की जिज्ञासा होती है, तो वो काम करने में मजा आता है, उसमें तन्मयता होती है। और किसी से जबरदस्ती कराओ, तुमको पढ़ना है, डर बस वो किताब लेके खोल के बैठा है, दिमाग तो उसका कहीं और विमर्श करेगा, वो केवल दिखाने के लिए आपके बैठा रहेगा। देखिए आगे, मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफी खबर रखते, जबकि हम में उनकी कानी उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो और तुम हम लोगों की जानकारी की दूसरी आशापूर्णा बन सकती हो। यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। कह रहा तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा तुम्हारी रचना का, मेरा प्यार तुम्हें लगे, मेरा दुलार तुमको मिले, तुम्हारा जेठू, तुम्हारा प्रिय बेटा, तुम्हारा प्रिय भाई, अग्रज, अनुज, लास्ट में हम लिखते हैं ना फॉर्मेट में,
तो ये भी वही लिखा है। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे, अकेले जेठू ही ऐसा काम करते हों ऐसी बात नहीं थी। और भी कई लोग थे जो मेरे लेखन को लेकर के काफ़ी उत्साहवर्धन करते थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वह सब तातुस उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। एनी फ्रैंक की डायरी 12 में है बेटा। 10th में आपकी इंग्लिश में रही होगी ना, यहाँ हिंदी में मिलेगी। एनी फ्रैंक की डायरी। तो उसकी भी यहूदी बालिका थी। यहूदियों के द्वारा जब अत्याचार किया जा रहा था तो उस समय कैसे वो छुप के रहती थी, कैसे लोग बच के रहते थे, वो सारी घटना को गुड़िया से कितना प्रेम करती थी, जिस गुड़िया को संबोधित करके लिखी है, वो सब उसमें दिया है। तो जिस तरह से एनी फ्रैंक की डायरी उस सदी में यूरोप में सबसे ज़्यादा लाइक की गई, उसी तरह से तुम्हारी रचना को भी एक दिन सफलता मिलेगी। मैंने पूछा, ये एनी फ्रैंक कौन? तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो स्टोरी सुनकर के मुझे उस लड़की के प्रति बहुत प्रेम भाव पैदा हो गया। बात मत करो जी। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। अब कोई शर्मिला दीदी थी, ये भी उत्साह बढ़ा रही हैं। वह मेरी ही वयस की थी। वयस माने उम्र। जो मेरी उम्र का हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? हाँ, जो अपनी उम्र का हो। हाँ, साथी नहीं, सहपाठी माने साथ में पढ़ने वाला। हाँ, क्या? हाँ, हम उम्र बोलो, हम उम्र बोलो, हम जोली भी बोल सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा जैसे गंवारू शब्द है, हम जोली बोलते हैं। हम उम्र, समवयस्क, उसकी सबसे शुद्ध हिंदी क्या आएगी? समवयस्क। सम माने समान, वयस्क माने उम्र के, समान उम्र के। हिंदी में इतनी ज्यादा शब्द है ना, हिंदी में शब्द भंडार की कोई कमी नहीं, अथाह शब्द भंडार है। जितना पढ़ोगे उतना आपको मिलेगा। हाँ, उतना भुलाएगा नहीं। आप लोग डरते हैं, भूलेगा नहीं। जो चीज़ें एक बार अगर मन से पढ़ लो ना, वैसे तो आपको फीलिंग नहीं होती कि हमको हमारे पास है क्या, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो दिमाग से बिना प्रेशर के एकदम फटाफट निकलता चला जाता है। क्या हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को क्या कितना याद है? कुछ नहीं। जब प्रसंग आ जाता है तो वो चीज़ें हमारे मानस पटल पे ऑटोमेटिक आ जाती हैं। लेकिन हाँ, उसको कभी केयर करके इसमें रखा जाता है। क्या क्या कह रहे हो? ऑटोमेटिक की हिंदी? हाँ, बिल्कुल सही, स्वतः हो जाएगा। स्वयं, स्वतः, ऑटोमेटिक मतलब जो सिस्टम अपने से ऑपरेट हो ना। हिंदी में हम उसे स्वतः बोल सकते हैं, जो स्वयं से हो। देखिए, ये इतने लोग हैं ना, कोई शब्द उछालोगे तो सबका दिमाग जाएगा, और कोई ना कोई उस दिमाग पे उसका दिमाग जो है सटीक वहां पहुंचेगा। लेकिन ये सब डिस्कस करने से फायदा होता है, शब्दकोश जो है बढ़ता है, और जो डिस्कस में जो चीजें मिल जाएंगी वो कभी भूलती नहीं। तो डिस्कस करना अच्छी बातों पर बहुत अच्छा होता है। और आज की स्टूडेंट क्या है, 2 मिनट की समय मिली तो बात भी करें तो अच्छी है, बात है किस पे? टॉपिक पे, पढ़ाई लिखाई पे। तो अपने गली मोहल्ले, खानदान, हित मित्र सबके बारे में सोचते रहते हैं।
मम्मी ने क्या बनाया, तुम क्या लाई, यही सब। कोचिंग पे क्या हुआ, एक तो सबसे बड़ी बीमारी है कोचिंग का फैशन भी है, बहुत बड़ी बीमारी फैल गई आज के समय की। कोचिंग पे कितने लोग ईमानदारी से जाके पढ़ते हैं? सब लोग जाते हैं। अच्छा ही बताओ, हाथ ऊपर करने से नहीं, अंक ऊपर होना चाहिए, स्थान ऊपर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, क्या अगर आप लोग कोचिंग नहीं पढ़ते, यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसके बल पे पढ़ते तो नहीं पास होते, अच्छे नंबर नहीं आते? कौन कौन है कौन? हाँ, बहुत तेज चलते हैं। ए कितने की होती है? अरे 2 पीरियड लगी है ना, 2 पीरियड में एक चैप्टर नहीं हो, एक क्वेश्चन नहीं हो पाता 2 पीरियड में? नहीं, पीरियड तो 2 लगी होगी। एक पीरियड में हमारा तो एक चैप्टर कितने पीरियड से चल रहा है। ये मेरा चैलेंज, अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा केवल ध्यान से सुन लेना तो 60% उसका मार्क्स तो एकदम आसानी से आएगा। इतनी बड़ी बात है? हाँ, उन्हीं की कोचिंग में नहीं पढ़ते हो? कोचिंग कहाँ पढ़ते हो? हाँ, रघुवंशी सर। देखो, एक चीज ये भी ध्यान में रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ऐसा करने का सलाह दे रहा हूँ, कोचिंग और क्लास ट्यूशन सेम टीचर से नहीं करना चाहिए। क्यों? सुनो, जिस आइडिया से यहाँ हम पढ़ाएंगे वही आइडिया वहाँ भी फॉलो करेंगे। हम लोग जीवन में कभी कोचिंग पढ़े ही नहीं, कोचिंग नाम की क्या चीज होती पता ही नहीं चला। फिर भी तो किसके यहाँ? चलो ठीक है, वही मैंने कहा आज का फैशन हो गया है, आप नहीं पढ़ेंगे तभी मम्मी पापा कहेंगे कोचिंग में नाम लिखा लो जाओ। आज का ट्रेंड हो गया। चलो ठीक है, एन केन प्रकारेण पढ़ो, अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई आपका, अब मार्क्स आने के साथ साथ आपके पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए कि मार्कशीट आपके 90% है, व्यवहार में आपको कुछ आता ही नहीं हो। ठीक है, दोनों तरह से शो होना चाहिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों, तभी आप सफल रहेंगे। अन्यथा मार्कशीट लेके घूमते रहेंगे, इंटरव्यू कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, शांत रहो, आगे देखो, थोड़ा और पढ़ लो। चलो करीब हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, 60% से ऊपर हम लोग हो गए हैं। देखो, शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी, वह मेरी ही वयस की थी, माने हम उम्र थी, और वह जेठू की बंधु थी। वह किसकी मित्र थी, सहेली थी? वो किसके मतलब संपर्क में थी? जेठू, माने तातुस का बंधु, तातुस के बंधु थे जेठू, और जेठू के बंधु थी शर्मिला दी। वह लेखिका के उम्र के समान थी, वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझे कितना स्नेह करती थी। उनकी चिट्ठियों में जो प्रेम झलकता था, जो लगाव झलकता था, उसे देख करके हमें अनुभव कर सकते हैं कि वह हमें बहुत ज़्यादा चाहती थी, मानती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मम्मी बचपन में एक्सपायर हो गई, पिता मिलिट्री के अधिकारी थे, मिलिट्री वाले कितना रूडली व्यवहार करते हैं पता ही है। पति, शादी भी हुई तो दोनों उम्र के पति से, वो पति भी वो प्रेम दुलार नहीं दे पाया जो उसको चाहिए था। तो उसके भाई थे, वो कोई मतलब ही नहीं रखते थे। तो जिसको दुलार नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, वो प्रेम की परिभाषा या
पारिवारिक लगाव क्या होता है उसका अनुभव नहीं होता। तो शर्मिला दी जितना इससे स्नेह करती थी वैसा स्नेह वैसा दुलार प्यार आज तक किसी से नहीं मिला था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं खेलूं, यह करूं वह करूं। उनसे पूछ शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे। ये मतलब उनकी चिट्ठियां पढ़ करके लेखिका के मन में तरह तरह के विचार आते, काश बात करने को मिलता, थोड़ा साथ में रहने को मिलता, आखिर ये सब कब होगा, मुलाकात कब होगी, थोड़ा हम लोग खेलेंगे कब, थोड़ा मनोरंजन कब करेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या केवल पत्र मित्र ही बन करके रह जाएंगे, मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। ये तरह तरह के प्रश्न उसके मन में उठते थे। एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पूछते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। एक दिन अलमारी की सफाई कर रही है लेखिका, तो वहां पर फोटो फ्रेम दिखाई दिया, उसमें कुछ तस्वीरें थी। मैं उससे खोलकर तस्वीर देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के 2 बंधुओं की तस्वीरें थी। तातुस के जो लड़के थे अर्जुन दा, उनके 2 बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उसकी एक तरफ शर्मिला दी थी। वह तस्वीर जो मिली तो किसकी थी, जो जेठू, जो तातुस से 1 साल बड़े थे उम्र में, और तातुस जेठू की जो मित्र थी शर्मिला, दोनों का फिगर मिल गया एक दिन इसको। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला थी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला की दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था। जेठू और शर्मिला को ये आज पहली बार तस्वीरों में देख रही है। मिली कभी नहीं, उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए वह तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट करके भी रख देती थी। एक और इनकी खुशी थी, जब भी शर्मिला दी उसको चिट्ठी भेजती थी तो लिखने के साथ साथ मानो लेखिका को उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे कागज की सुंदर फूल आकृति काट करके बना करके रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और अधिक बातें कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन हो सकता है, मिलने पर प्रेम और बढ़ भी सकता है, और अगर हम थोड़ा सा अपने को झिझक महसूस करेंगे, कभी कभी हम चीजें लिख करके व्यक्त कर देते हैं, लेकिन अगर वो बात सामने रखने पड़ती है तो हमको झिझक पैदा होती है। चलो उसको बंद करो।